नमस्कार, स्वागत है। आज हम यूपीटीटी 2016 की तैयारी पर एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे हाथ एक प्रेजेंटेशन लगी है जो दिखाती है कि ये परीक्षा अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ रटने का जो दौर था वो शायद अब खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये जो प्रेजेंटेशन है यूपीटेट 2016 संपूर्ण सफलता की रणनीति, इसका सबसे बड़ा निचोड़ यही है। पहले सवाल बहुत सीधे होते थे। हाँ, बिल्कुल सीधे। पर अब परीक्षा का मिजाज बदल रहा है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि एक टीचर बच्चे के मन को कितना समझता है और मतलब सिद्धांतों को असल क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ सिलेबस को दोहराना नहीं है, बल्कि इस बदले हुए मिजाज को परत दर परत समझना है। बिल्कुल, हमें ये जानना है कि सरकारी शिक्षक बनने की इस राह पर अब किस तरह की सोच और तैयारी की जरूरत है। चलिए, सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। ये जो मिशन 2026 है, इसमें कहा गया है कि परीक्षा जुलाई 2026 में हो सकती है। तो ये यूपी टेट आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है? देखिए, यही सबसे पहली चीज है जिसे समझना जरूरी है। ज्यादातर उम्मीदवार इसे सिर्फ एक मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम समझते हैं, एक पात्रता परीक्षा। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ पहला दरवाजा है। असली मंजिल तो सुपर टेट और सहायक अध्यापक की भर्ती है, और बिना यूपी टेट पास किए आप उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकते। मतलब ये एक नींव है। बिल्कुल, ये एक नींव है, और इसे हल्के में लेना वो बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो ये नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए? मेरा मतलब परीक्षा का स्ट्रक्चर कैसा है? पेपर 1 और पेपर 2 में क्या फर्क है? देखिए, दोनों ही पेपर 100 अंकों के हैं। 150 अंक? 150 अंकों के 5 खंड होते हैं। पेपर 1 जो है वो कक्षा 1 से 5 के लिए है। प्राइमरी लेवल? जी। उसमें बाल विकास, 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस, ये सब 30-30 नंबर के होते हैं। ओके। और पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 के लिए है, उसमें बाल विकास और भाषाएं तो वही हैं, लेकिन चौथा विषय बदल जाता है। अच्छा, उसमें विकल्प होता है? हाँ, उसमें आपको चुनना होता है गणित और विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन, और ये अकेला सेक्शन 60 नंबर का होता है। लेकिन अंकों से ज्यादा शायद कंटेंट के लेवल का फर्क होगा, है ना? बिल्कुल, असली फर्क वही है। पेपर 1 का बेस है कक्षा 1 से 5 की एनसीईआरटी, और पेपर 2 का बेस है कक्षा 6 से 8 की एनसीईआरटी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। आधार भले ही ये किताबें हों, पर सवालों की जो कठिनाई है वो 12वीं के लेवल तक जा सकती है। अच्छा, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। मतलब क्या टॉपिक 8वीं क्लास का होगा और सवाल का लेवल 12वीं का? ये कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे 12वीं का सिलेबस पूछेंगे। मतलब ये है कि टॉपिक तो 8वीं का ही होगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश। ठीक है। लेकिन उस पर जो सवाल बनेगा वो सीधा नहीं होगा। वो आपकी गहरी समझ को परखेगा, जिसके लिए वो 12वीं के स्तर की एक मानसिक परिपक्वता चाहिए। यहीं पर वो तथ्यात्मक से वैचारिक युग का बदलाव साफ दिखता है। तो चलिए इसी वैचारिक समझ की सबसे गहरी परत में उतरते हैं। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। कहते हैं कि यही इस परीक्षा की आत्मा है। बिल्कुल। हमारी प्रेजेंटेशन इसे 3 स्तंभों में बांटती है: बाल विकास, सीखने के सिद्धांत और समावेशी शिक्षा। तो यहीं से शुरू करें। हाँ, और यहीं से हम उस बदलाव को सबसे करीब से महसूस कर सकते हैं। जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है जीन पियाजे का। पियाजे और उनकी वो 4 अवस्थाएं, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, ये तो हर किताब में है। पहले सवाल आता था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में होती? हाँ, बिल्कुल। अब सवाल कैसे बदल गया है? अब सवाल ये नहीं होगा। अब सवाल होगा कि एक 8 साल का बच्चा जो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, उसे अगर आप 2 बराबर गिलास में बराबर पानी दें, और फिर 1 गिलास का पानी एक चौड़े बर्तन में डाल दें, तो क्या वो समझ पाएगा कि पानी की मात्रा अभी भी बराबर है? जी। और अगर हाँ, तो क्यों? अच्छा, अब वो क्यों पूछ रहे हैं? जी। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप पियाजे के संरक्षण यानी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं या नहीं। मतलब सिर्फ अवस्था का नाम रटना काफी नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक समझना होगा। बिल्कुल। पियाजे के कुछ और शब्द भी हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं: स्कीमा, आत्मसातकरण, समायोजन। इन्हें आसान भाषा में कैसे समझें? समझिए, स्कीमा जो है वो दिमाग की एक अलमारी है जिसमें हम जानकारी के छोटे छोटे फोल्डर बनाकर रखते हैं। ओके। जैसे बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा है। जी। 4 पैर, 1 पूंछ, भौं भौं करता है। अब जब वो पहली बार बिल्ली देखता है तो उसे भी अपने
कुत्ते वाले स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है। ये है आत्मसातकरण। एसिमिलेशन। हाँ, एसिमिलेशन। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि नहीं, ये म्याऊं करती है, ये बिल्ली है, तो वो अपनी दिमागी अलमारी में एक नया फोल्डर बनाता है। पुराने स्कीमा में ये बदलाव ही समायोजन या एकोमोडेशन है। ये तो बहुत साफ हो गया। लेकिन पियाजे ने तो बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक कहा था जो अकेले दुनिया की खोज करता है। पर एक और विचारक है वाइगोत्स्की, जो कहते हैं कि बच्चा अकेले कुछ नहीं सीखता। बिल्कुल, दोनों में काफी मतभेद है। हाँ, यही तो मनोविज्ञान की खूबसूरती है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है कि सीखने की प्रक्रिया समाज और संस्कृति के बिना अधूरी है। उनके हिसाब से विकास से पहले अधिगम होता है। मतलब पहले सीखते हैं फिर विकास होता है। जी, और ये सीखना होता है सामाजिक संपर्क से, मतलब बड़ों से, दोस्तों से। वाइगोत्स्की का एक कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर है बहुत सरल। ZPD वो दायरा है जो एक बच्चा अकेले जो कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का फासला है। एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए एक बच्चा 5 तक गिनती जानता है और टीचर की मदद से 10 तक गिन सकता है, तो 6 से 10 तक का जो क्षेत्र है वही उसका ZPD है। और टीचर जो मदद दे रहा है उसे वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग। जैसे इमारत बनाते वक्त वो मचान या पाड़ लगाया जाता है जो सहारा देता है। क्या खूब एनालॉजी है। बिल्कुल वही। और जब इमारत बन जाती है तो उसे हटा लिया जाता है। बिल्कुल, ये एक अस्थायी मदद है। जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त कोई पीछे से सीट पकड़ लेता है, वो हमेशा नहीं पकड़ता, बस तब तक जब तक आप बैलेंस बनाना सीख नहीं जाते। एक अच्छा टीचर यही करता है। ठीक है, तो पियाजे ने बच्चे के सोचने का तरीका समझाया, वाइगोत्स्की ने सीखने में समाज की भूमिका को। लेकिन क्लासरूम में एक और बड़ी चुनौती होती है, बच्चों की नैतिकता। सही गलत का फैसला। हाँ, इस पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने काम किया है। हाँ, और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक सीढ़ी की तरह है जिसके 3 मुख्य स्तर हैं। सबसे निचले स्तर पर, मतलब पूर्व परंपरागत स्तर पर, बच्चे के लिए सही गलत का मतलब सिर्फ सजा से बचना या इनाम पाना होता है। अच्छा। सोच एकदम जैसे को तैसा वाली होती है। तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं तुम्हारा टिफिन गिरा दूंगा। यहाँ सही गलत का मतलब सिर्फ अपना फायदा देखना है। और जैसे जैसे वो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो दूसरे स्तर पर, यानी परंपरागत स्तर पर, वो समाज के नियम और कानूनों को मानने लगता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना चाहता है। बिल्कुल। और सबसे ऊंचे स्तर पर, उत्तर परंपरागत पर, व्यक्ति अपने ज़मीर के आधार पर फैसले लेता है, भले ही उसे समाज के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। तो हमने देखा कि बच्चे का दिमागी, सामाजिक और नैतिक विकास कैसे होता है। लेकिन क्लासरूम में सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। इसी से व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का जन्म हुआ, है ना? बिल्कुल। व्यवहारवादियों का मानना था कि दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है, हम उसके अंदर नहीं देख सकते, हम सिर्फ व्यवहार को देख सकते हैं। हाँ। इसी आधार पर थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया और पावलोव ने बताया कि कैसे घंटी की आवाज से कुत्ते के मुंह में लार आ सकती है। और स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिसमें पुरस्कार की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सिद्धांत तो आज भी बहुत इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है। ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत मशीनी बना देते हैं। यहीं पर कोहलर जैसे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं। अच्छा। उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग करके दिखाया कि सीखना हमेशा धीरे धीरे नहीं होता। कभी कभी अचानक एक सूझ या इंसाइट आती है और समस्या हल हो जाती है। ये तो सीखने के अलग अलग नजरिए हो गए। अब 2 और बड़े शब्द आते हैं, बुद्धि और व्यक्तित्व। क्या ये दोनों एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। बुद्धि हमारी समस्याओं को सुलझाने और सीखने की क्षमता है। इसमें कैटल का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जो बुद्धि को 2 तरह का बताता है। तरल बुद्धि, जो हमारा जन्मजात क्षमता है, और ठोस बुद्धि, जो हमारा अर्जित ज्ञान है। ओके। वही व्यक्तित्व हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं का एक स्थायी पैटर्न है। और व्यक्तित्व को समझने के लिए फ्रॉइड का एड ईगो और सुपर ईगो का मॉडल बहुत मशहूर है। हाँ, फ्राइड के अनुसार इड हमारे अंदर का एक जिद्दी बच्चा है जिसे सब कुछ तुरंत चाहिए। सुपर ईगो एक सख्त नैतिक पुलिस वाला है। और ईगो इन दोनों के बीच का एक मैनेजर है जो असलियत को देखकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद एक सवाल उठता है, बच्चा सीखने के लिए तैयार कैसे होता है? क्या चीज उसे प्रेरित करती है?
इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम में मिलता है। मैस्लो कहते हैं कि हमारी ज़रूरतें एक पिरामिड की तरह हैं। जब तक सबसे नीचे की ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा पूरी नहीं होती, तब तक हम ऊपर की ज़रूरतों के बारे में सोच ही नहीं सकते। एक भूखा बच्चा कभी गणित के सवाल पर ध्यान नहीं दे पाएगा। ये बात बहुत सीधी और गहरी है। इसका मतलब है कि बच्चे के आसपास का माहौल उसके विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक इसी बात को ब्रॉनफेन-ब्रेनर अपने पारिस्थितिक तंत्र मॉडल में समझाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा एक वैक्यूम में विकसित नहीं होता, उसके चारों ओर कई परतें होती हैं। सबसे अंदर की परत है सूक्ष्म मंडल, परिवार, दोस्त, स्कूल, जिनका सीधा असर होता है। जी। और सबसे बाहरी परतें हैं समाज की रीति रिवाज और समय के साथ होने वाले बदलाव। ये सब मिलकर बच्चे के विकास को आकार देते हैं। और इसी माहौल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है समावेशी शिक्षा का विचार। मतलब हर बच्चे को एक ही छत के नीचे शिक्षा मिले। हाँ, और एक शिक्षक के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कुछ बच्चों को सीखने में खास दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया। बिल्कुल। डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने में, डिस्ग्राफिया लिखने में या डिसकैल्कुलिया गणित में। इन्हें पहचानना और हर बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना एक संवेदनशील शिक्षक की निशानी है। हमने मनोविज्ञान के लगभग हर पहलू को छू लिया है। अब इसे विषयों के शिक्षण से जोड़ते हैं। जैसे भाषा सिखाने को लेकर हमारे स्रोत क्या कहते हैं? भाषा के लिए 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, अर्जन और अधिगम। अर्जन और अधिगम, एक्विजिशन एंड लर्निंग। जी। अर्जन प्राकृतिक रूप से होता है बिना मेहनत के, जैसे मातृभाषा। वहीं अधिगम प्रयास करके होता है नियमों के साथ, जैसे कोई दूसरी भाषा। ओके। यहाँ नॉम चॉम्स्की का विचार बहुत क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी एलईडी पहले से ही फिट है। और गणित या ईवीएस जैसे विषयों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गणित के लिए सबसे अच्छी विधि है आगमन विधि, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना। इंडक्टिव मेथड। जी। बच्चों को नियम रटाने के बजाय उनसे खुद खोजवाना। और ईवीएस को हमेशा एकीकृत तरीके से पढ़ाना चाहिए और करके सीखने पर जोर देना चाहिए। तो अब तक की सारी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात साफ है, जो हमारे स्रोत की आखिरी स्लाइड्स में भी है। 2011 का यूपी टेट एक तथ्यात्मक युग था। बिल्कुल। जहां सीधा पूछा जाता था, किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? और 2026 का यूपी टेट एक वैचारिक युग है, जहां पूछा जाएगा, एक बच्चा कक्षा में बहुत आक्रामक है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? और उसके 4 विकल्प होंगे। जैसे उसे सजा देनी चाहिए, माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, हाँ, या नजरअंदाज करना चाहिए, या उसके व्यवहार का कारण जानकर परामर्श देना चाहिए। सही जवाब कोई तथ्य नहीं है, बल्कि सिद्धांतों की गहरी समझ है। तो इस वैचारिक युग की लड़ाई जीतने की अंतिम रणनीति क्या है? रणनीति बहुत सीधी है। पहली, कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी को आत्मसात करना। दूसरा, पिछले 10 सालों के पेपर्स का विश्लेषण करके पैटर्न को समझना। तीसरी, मॉक टेस्ट के जरिए अपनी कमजोरियों को पहचानना और समय प्रबंधन सीखना। और चौथी, उन कमजोरियों पर काम करना। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही लगता है कि यूपी टेट 2026 की तैयारी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक शिक्षक की तरह सोचने की प्रक्रिया को विकसित करना है। बिल्कुल। सफलता उन्हें मिलेगी जो सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर ध्यान देंगे। जो ये समझेंगे कि पियाजे का सिद्धांत सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि क्लास में बैठे उस बच्चे को समझने की एक चाबी है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने के लिए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन में एक बहुत प्रेरक वाक्य लिखा है, शिक्षक वो नहीं जो ज्ञान देता है, शिक्षक वो है जो बच्चों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस परीक्षा की तैयारी के दौरान क्या उम्मीदवार खुद को एक ऐसे भावी शिक्षक के रूप में देख पा रहे हैं? एक ऐसा शिक्षक जो सिर्फ कोर्स पूरा नहीं कराएगा, बल्कि बच्चों के मन में सीखने की एक ऐसी जिज्ञासा जगाएगा जो जिंदगी भर उनके साथ रहे। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।